अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। सिचुएशन रूम में खुसूसी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सिचुएशन ज़ाहिर बात है बनी हुई है, समझ नहीं आ रही कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। ये जो निगरान सेटअप आ रहा है ये कितनी देर के लिए आने जा रहा है और उसके बाद आगे चल के क्या इलेक्शंस वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आज मेरे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब और आदिल अब्बासी साहब। दोनों हमारे बड़े ज़बरदस्त कॉलीग्स हैं, बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया करते हैं। साथ ही साथ मुख्तलिफ सियासतदानों को भी इस ट्रांसमिशन में हम अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। मैं आप दोनों की इजाज़त से सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा कायरा साहब से इस सिलसिले में ज़रा सूरत हाल पता कर लें। कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मेरा सबसे पहला ये सवाल ये है कि ये निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से पिछले 24 से 48 घंटे में हम एक डेवलपमेंट तो देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत ने इसको रद्द कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कल आप लोगों की जानिब से। वैसे जो आपकी बड़ी इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग नून, इसने कोई आप लोगों के साथ मुशावरत की भी है? इस सिलसिले का कोई आगाज़ हुआ है क्या? अभी तो मंसूर साहब बहुत दिन बाकी है। असल में बहुत जल्दी डिबेट शुरू हो गई है। तो 15-20 दिन पहले, बल्कि महीना पहले डिबेट शुरू हो गई थी। कई लोगों के नाम डिस्कस होने शुरू हो गए, फलाना आ रहा है, फलाना आ रहा है, नहीं फलाना आ रहा है। कोई जिनका वजूद नहीं था, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बातें डिबेट हो रही हैं। अच्छा, अब ये जो डार साहब का नाम आया, मैं समझता हूँ ये भी एक गैर संजीदा तरीके से, इस तरह थोड़ा होता है कि बगैर गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट के या कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट के या कंसल्टेशन ही अभी नहीं हुई और आप एक नाम दे देते हैं, तो उससे एक इबाहम पैदा होता है, उससे लोगों के अंदर भी एक कंफ्यूजन पैदा होता है। मीडिया के हवाले से तो खबर की जल्दी हो सकती है कि ये खबर जल्दी आनी चाहिए, लेकिन केयर टेकर ने तो इस गवर्नमेंट के खत्म होने के बाद आना है, जो यकीनन 8 तारीख के तो बाद है। 10 के बाद आए या 13 के बाद आए, वो 8 के बाद है। लिहाजा 8 से पहले तो भी बहुत दिन बाकी है, जिसमें कंसल्टेशन के बाद ये हो जाएगा। हमारे लिए कोई जल्दी का इसमें अच्छा चले मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेस करता हूँ। इसको चले, अगर आपस में अगर कोई ऐसी अभी कंसल्टेशन इस सिलसिले में नहीं हुई, तो क्या अपने अपने होम ग्राउंड के ऊपर कोई कंसल्टेशन हो रही है? मतलब मुस्लिम लीग नून अपने इलाके में ये डिस्कस कर रही हो, अपनी टेबल पे बैठ के डिस्कस कर रहे हो, अपने अपने इलाकों में क्या ये गुफ्तगू शुरू हुई है क्या? सर ये तो नेचुरल है। कंसल्टेशन प्रोसेस तो लीडरशिप के लेवल पे भी होगा। मुस्लिम लीग ने अपनी कमेटी बना दी है, हमारी भी एक कमेटी बन गई है 4 रुकनी। इसी तरह बाकी जमातों के साथ भी, इत्तेहादी जमातों के साथ वजीर आजम साहब कंसल्टेशन करेंगे। वो लीगली पाबंद तो नहीं है, लेकिन एथिकली एंड प्रैक्टिकली वो ये काम करेंगे, उनसे मुशावरत करेंगे। इसी तरह अपोजिशन की जमातें भी आपस में मुशावरत करेंगी, हालांकि वो भी पाबंद नहीं है। सो मुशावरती अमल तो शुरू है और उसके लिए कमेटियां बनी हुई हैं जो तय हो रही है। आपको पता ही है मुस्लिम लीग की 5 रुकनी कमेटी है, हमारी भी कमेटी बनी है। अच्छा, मैं इसको अब ये मुझे ये बताइए कि जो कंसल्टेशन प्रोसेस चल रहा है इसमें साग डार साहब का नाम आया? अब मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं हूं, मेरे इल्म में नहीं है, और इसहाक डार साहब का नाम जिस तरह फ्लोट हुआ ये मुनासिब ही नहीं था। अभी इसके बारे में स्पेकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे नेगेटिविटी। इसहाक डार साहब बड़े तजर्बाकार आदमी, मुझे बहुत एहतराम है उनका। पाकिस्तान की सियासत में वो चंद लोगों में है जिनका इकोनॉमी का, पॉलिटिक्स का प्रैक्टिकली बहुत तजर्बा है। इस वक्त भी वो, पिछली गवर्नमेंट में भी वो बहुत काम करते रहे, इस गवर्नमेंट में भी उनका बड़ा पिवटल रोल है। सो तजर्बे के हवाले से तो उनमें उनका कोई मुतबादल कम ही होगा, लेकिन ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, प्रोज एंड कॉन्स है। उसके फॉरन अगेंस्ट डिबेट छेड़ के हमारी गवर्नमेंट पार्टी को भी वजाहत करनी पड़ गई, बाकी जमातों को भी, मुस्लिम लीग को भी वजाहत करनी पड़ी। तो मैं समझता हूँ ये डार साहब के साथ भी हमारी तरफ से ज्यादती ही हुई है। उनका नाम इस तरह पुट नहीं होना चाहिए। ज्यादती से मुझे कायरा साहब ऐसे याद आया कि पूरे पाकिस्तान में एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह डिस्कस हो रही है, हर बंदे को इस बात का शक है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे, और हर बंदा मतलब मुझे भी मैसेजेस आते हैं कि जी कब हो रहे हैं इलेक्शंस, फिर बताइए कब हो रहे हैं इलेक्शंस। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या महसूस कर रही है कि कब होंगे इलेक्शंस? मुझे तो कोई, मैं शक नहीं करता, मैं तो अमकान देखता हूँ। अगर अमकान हो तो फिर शक किया जा सकता है। मुझे तो अमकान नजर नहीं आता, इसलिए कि जो मिसाल दी जाती है कि पंजाब और केपी में निगरान हुकूमतें तवील हो गई, तो यहाँ भी हो सकती है। वहाँ मिड टर्म था, असम्बलियों की मुद्दत पूरी नहीं हुई थी, मुतनाज़ा तरीके से असम्बलियाँ तोड़ी गई थी, पार्लियामान के ऊपर फैसला आ गया था, सारी जमातें उनकी राय आ गई थी कि इलेक्शन दुरुस्त नहीं है। पंजाब का इलेक्शन
हमने वाज़े तौर पे सबका मौक़िफ़ था कि ये इलेक्शन पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा, लिहाजा उसके ऊपर तो एक और बहस है। यहाँ असेंबलियों की मुद्दत खत्म हो रही है, जितना मैंडेट था अवाम का वो खत्म हो रहा है, उसके बाद इलेक्शन होना है, उस इलेक्शन को आगे फर्दर नहीं ले जाया जा सकता, उसकी जो कंडीशंस थी वो गुजर गई। अब जो शक शुबे का इजहार किया जा रहा है कि जी शायद मर्दमशुमारी की वजह से या किसी इस वजह से, मर्दमशुमारी तो अभी फाइनल नहीं हुई, अभी नोटिफाई नहीं हुई, नोटिफाई हो भी जाए तो उसके लिए जितना टाइम आगे चाहिए, अभी तो जमातों का, जिन जमातों ने इसका मुतालबा किया फर्स्ट टाइम के, तो मुझे उनके मुतालबे का एहतराम है, वो उनका मुतालबा आईनी और कानूनी है, लेकिन प्रैक्टिकली देखने की जरूरत है कि उसी मर्दमशुमारी जिसको एमक्यूएम कह रही है कि इसके तहत इलेक्शन हो, उसी को वो कह रहे हैं कि ये शफाफ नहीं है, उसके ऊपर उनका इत्मीनान नहीं है। तो पहले इत्मीनान हो, फिर ये नोटिफाई हो, फिर ये किस तरह होगा इलेक्शन को आगे ले जाने के लिए। पार्लियामेंट तो फ्लोर पर नहीं होगा, क्या करेंगे फिर? कोई असम जाएगा, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट कैसे कर लेगी? फिर 4-6 महीने और आगे ले जाएं आप, तो क्या हो क्या जाएगा, क्यों ले जाएं? लेकिन उसकी कोई जवाब भी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो अपनी तैयारी कर रहा है। सो मुझे तो कोई इसमें ना पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती कि ये हो सकता है। अगर हो नहीं सकता तो मैं उसके शक क्यों शिकार हूं? बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब आपका। मैं कायरा साहब की नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, अब जरा फ्लोर को थोड़ा सा खोलते हैं। आदिल भाई एक मुझे एक बात बताइए, ये जो कंसल्टेंसी पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से तो हम डिस्कस कर रहे थे, एक मिनट के समझिए, हम ये सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे कि खान साहब की कन्विक्शन हो जानी है, खान साहब जेल में हो जाएंगे, उसके बाद इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद एक दूसरी गवर्नमेंट बन गई। इस सारे प्रोसेस को पूरा करने के बाद फिर क्या होगा उसके बाद, अगर ये नहीं होते इस सारे प्रोसेस के बीच में? कौन नहीं होते? इलेक्शन, मेरे कप्तान। सर इलेक्शन के बीच में आप कह रहे हैं इलेक्शन में कहीं एग्जिस्ट नहीं होते, तो फिर क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? देखिए ये इस पर क्रिटिसिज्म तो होगा और उनकी जो एक सपोर्ट है, बेस है, वो अपनी जगह बरकरार रहेगी, लेकिन इससे आपकी गवर्नमेंट बनने पर, गवर्नेंस पर और पाकिस्तान की फ्यूचर की पॉलिटिक्स पर कोई ऐसा जो है हडल नहीं क्रिएट होगा कि जिस पे निज़ाम ना चल सके। अच्छा, हाँ, निज़ाम चलता रहेगा। और अगर इसी ज़िद का मुजाहरा किया गया खान साहब की तरफ से, जो कि चला आ रहा है काफ़ी अरसे से, तो मुझे लगता है कि एक इलेक्शन होने के बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की डायनामिक्स को हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कितना कोई वेट कर सकता है। अगर केसेस चल रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ खान साहब इस इलेक्शन से भी बाहर हुए हुए हैं, और फिर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करते हैं लोग, वो जब इलेक्शन फ्रेश मैंडेट के साथ पावर में आएंगे और जब ग्रिप करेंगे अपने अपने इलाकों को, तो जो आइडियोलॉजिकल लोग खान साहब के अपने साथ भी खड़े होंगे तो वो कितना साथ खड़े रह सकेंगे। ये तो उस सूरत हो सकता था कि अगर वो बाकायदा एक प्रॉपर ऑपोजिशन के तौर पे होते, चाहे 40 सीटों 50 सीटों वाली ऑपोजिशन पे होते और उनके साथ लोग जुड़े रहते कि नहीं यार ठीक है, इस दफ़ा हमारे साथ ज्यादती हो रही है, अगली दफ़ा नहीं होगी। जो एक माइंडसेट होता है, आपको पता है 17 में एक माहौल बन गया था अगेंस्ट PMLN, 18 में इसका हमने रिजल्ट देखा। लेकिन अगर ये होगा कि केसेस की भरमार होगी, और जिस तरह आज हम सुन रहे हैं वो फराह गोगी साहिबा के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी शायद जो है वो वादा गवाह बनने जा रही है, अगर केसेस इस नौयत के होंगे कि इन केसेस में 3-4 के अंदर भी ग्रिप हो जाएं, वो अंदर हों, इलेक्शन हो जाए, नई गवर्नमेंट बन जाए, तो फिर पार्टी किस तरीके से लोग छोड़ देंगे? मैं अगेन ये कह रहा हूँ, जो सपोर्ट है उनकी वो वहां जरूर रहेगी, लेकिन वो इफेक्ट नहीं करेगी इलेक्शन के ऊपर। ठंडी सपोर्ट जो है, ठंडी सपोर्ट, हाँ ठंडी सपोर्ट। मुजम्मिल भाई एग्री करते हैं आप इस बात से? देखिए, ये तो मुमकिन है कि उनका जो वोटर है वो कल्ट की वजह से बैलेट पे ना आए। एक जो असेसमेंट है इस वक्त वो ये कि अगर इमरान खान खुद रेस में नहीं है तो वो चूँकि पर्सनालिटी कल्ट का वोटर है, आइडियोलॉजी का वोटर नहीं है, तो वो कहेगा खान नहीं है तो वो बैलेट पे नहीं आएगा। और अगर आप देखें 10-15-20% वोटर बैलेट पे नहीं आता तो कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट 10-15-20%, मतलब आप समझ रहे हैं कि खान साहब की सपोर्ट 10-15-20% है? नहीं, पर आप देखें ना, विनिंग के लिए इतने, अगर आपकी 40% सपोर्ट है और 20% आपका वोटर नहीं आया तो 20% रह गई। अच्छा, तो फिर कॉन्स्टिट्यूंसी तो नहीं निकलती ना। मैं अगर वो सारे ज़िमनी इंतखाबात जो खान साहब ने जीते हैं उनके नताइज भी सामने रखूं तो 10-15 हज़ार 20 हज़ार से ही जीत रहे थे ना, कोई 1,30,000 का फ़र्क तो नहीं था। मतलब अगर हम पंजाब में देख लें, ननकाने वाला और जो आबद शेर अली ने भी आके 74,000 वोट तो लिया था ना। तो इसलिए मुझे लगता है अगर 10-15-20% वोटर नहीं आता बैलेट पे तो रिजल्ट तो कॉन्स्टिट्यूंसीज के बदल जाएंगे। कितने % टर्नआउट जो है अगर आ गया
तो ये कहा जाएगा हाँ जी कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं है खान साहब तो कोई फर्क नहीं पड़ा। कितना परसेंट कम से कम टर्न आउट होना चाहिए? 30% होना चाहिए। कितना? 30% तो 30%? मेरे ख्याल में होगा नहीं, 15-20% पे इलेक्शन होगा। तो 15-20% पे आदिल भाई, इससे ये इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? क्वेश्चन वो तो ठीक है। अब कराची में इस लो टर्नआउट्स पे जो एमएनए मुंतखब हुए हैं उन्होंने आके हलफ नहीं उठाए। अच्छा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता? मेरा नहीं ख्याल को क्यों जी? फर्क आज पड़ेगा। 1500 वोटों से तो हमने देखा है ना, बलूचिस्तान से भी जो है वो लोग जीत के 1500 वोटों पे तो ये अपने वजीर आला मुंतखब पाकिस्तान हुए की थे। सियासत में इस चीज को इतना संजीदा नहीं लिया जाता, आपको पता है वो। अच्छा, दूसरा मैं एक और बात करना चाहता था। आप खान साहब की बात करें, देखें इस मुल्क में पहली पीटीआई पहली पार्टी नहीं है जिसके साथ ये हो रहा है। सब पार्टियां इस अमल से गुजरी हैं। वो अपनी बी क्लास लीडरशिप को वो ये कहते हैं कि जो हमारे साथ हुई है ना वो किसी के साथ उनके कहने की बात उन्होंने नहीं, दूसरों की देखी नहीं इस ना। पे राय उन्होंने अभी देखी दूसरों की नहीं। भी आप मेरी देखी बात नहीं। समझे। हाँ। बेनज़ीर भुट्टो ने भी एक दौर में यहाँ पे अपनी मखदूम अमीन फ़हीम के जरिए मामलात को चलाए। खुद तो पार्लियामेंट में नहीं थी, लेकिन पार्लियामेंट तो चल रही थी और उसमें नवाज शरीफ ने भी, आप खुद तो पार्लियामेंट में नहीं थे और पार्लियामेंट चलाई ना अपनी पार्टी के जरिए। तो मैं ये सोचता हूँ कि इमरान खान साहब को भी पीटीआई को इस शेप में लाना चाहिए कि वो बेशक जमान पाक में भी बैठे हों लीडरशिप ना, वो अपनी सेकंड ईयर लीडरशिप को ट्रस्ट नहीं करते। ये यानी एक वो लोग मसला जो है। डायलॉग में बैठे थे उनके बारे में खान साहब निजी महफिलों में क्या कहते थे, या आप हम सब जानते हैं कि यार इन पे किस तरह भरोसा इसलिए कर मैं सकता समझता हूं। हूँ कि पीटीआई इस मुल्क का एक एसेट है एज ए पॉलिटिकल पार्टी। मैं कोई ये नहीं समझता कि आपको पार्टी डिसमेंटल करनी चाहिए। उसकी वक्ती पॉलिसी से हमें इख्तलाफ हो सकता है। खान साहब ने जो इस्तीफे दिए उससे इख्तलाफ है, असेंबलियाँ तोड़ने से लेकिन इख्तलाफ देखिए, है। लेकिन एक ही सूरत साहब, जब एक इलेक्शन, इख्तलाफ है। मैं कहता हूँ ये इलेक्शन कमजोर हुआ या ताकतवर हुआ, ये इसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठे या नहीं उठे। कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जो फेयर हुआ, इसमें सारे इलेक्शन खराब हुए हैं। 19-20 होते हैं, इरेगुलरिटी का नाम दे दिया जाता है। ये वाला 19-20 होगा नहीं, या ये 15-20 होगा? कुछ 19-20 हुए, कुछ तो 50-50 भी हुए। अच्छा। पूरा एक पीपल्स पार्टी को जब गिराया जाता था, आपको याद होगा पीएमएलएन को लाने के लिए, तो पीपल्स पार्टी का पूरा काम उतारा जाता 2002 था। वाला क्या था? ठीक है, और ये 2002 में आपने दो बड़ी अभी तो हम देखते हैं ना, एक पार्टी को मार के आप किसी एक को लाते हैं। उसमें दोनों को मार दिया। दोनों को मारा था आपने। तो ये भी चलता और है एक ना। किंग पार्टी लेके आए थे आप। आपका मैं दोनों की बातों से मुझे ये फील हो रहा है, आप ये फरमा रहे हैं कि निजाम चलता रहेगा, मैं बस इससे ज्यादा कुछ इफ यू अलाउ मी टू कंप्लीट, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं ताकि वो अपना पॉइंट मैं कंप्लीट कर सकूं कि ये इलेक्शन अगर हो गया ना मंसूर साहब, किसी तरह भी हो गया और साल 6 महीने गुजर गए, तो आज जहां पर पीटीआई खड़ी हुई है ना जिस पोजीशन पे, ये यहां भी नहीं खड़ी होगी। जो लोगों का ये ख्याल है ना कि शायद इलेक्शन के बाद जो है वो इसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन हो जाएगा और फिर पता नहीं एहतजाज या इनकलाब का एक नया सिलसिला शुरू होगा, नहीं। ये इलेक्शन एक और लालच होती है एमपी एमएनएस को कि यार किसी तरह हम पावर में आ जाएं, कुछ हो जाए। जो ये होप भी चली गई ना, तो फिर खान साहब के साथ लोगों का इस तरह खड़े होना पॉसिबल नहीं रहेगा। सर, यहाँ 5 साल के लिए कोई ये इंतजार नहीं करेगा कि यार हम अब जेल भी चले जाएं 5 साल के लिए, तकलीफें भी काटें और ये सारा कुछ। अभी भी एक वेव है जिस पर जो खान साहब की सपोर्ट है, जो लोग खान साहब के साथ खड़े हैं, वो ये सोचते हैं कि हम हल्के का इलेक्शन जीत जाएंगे। अब आप देखें, जब से उनकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लीडरशिप फारिग हुई है, तो जो थर्ड ईयर लीडरशिप है वो एकदम सामने आकर वो कह रहे हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे। उनको पता है कि इन लोगों के होते हुए ना इन्हें कभी टिकट मिलना था, यानी जो सेकंड ईयर लीडरशिप है, और उन्हें ये पता है कि हम कभी भी तरीके इंसाफ से इस तरह इलेक्शन नहीं जीत सकते थे जैसे आज जीत नहीं। सकते तो इस सूरत हाल में जो थर्ड ईयर लीडरशिप आई है, इसको क्या उतना वोट मिल जाएगा जितना सेकंड ईयर को या फर्स्ट ईयर को मिलना था? देखें, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से ज्यादा भी मिल सकता है, बिकॉज वेव तो उनकी है। अगर वो इलेक्शन, मैं जरा आपकी इजाजत से, इलेक्ट थर्ड ईयर को भी वोट मिलेगा, लेकिन सवाल ये है क्या लेवल प्लेइंग फील्ड होगी? इसका जवाब ये है कि जैसे 18 में नहीं थी वैसे अब भी नहीं। मुज़फ़्फ़र साहब, देखिए, हमारे यहाँ जो इलेक्शन है ना, 25% 30% इलेक्शन डे का। अच्छा, आप समझें, जो हमारे, मैं शहरों की बात नहीं कर रहा, जो हमारी मेजॉरिटी रूरल, इस तरह इसको एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। मतलब इलेक्शन वाले दिन कौन अपना वोटर पोलिंग स्टेशन तक ले आया, लोग खुद नहीं आते। अच्छा, अब कौन ले आया, किसने मतलब बिरयानी खिला ली, किसके कैंप ज़्यादा हैं, जिसके पोलिंग एजेंट ज़्यादा हैं, किसकी इलेक्शन मैनेजमेंट बेहतर है, किसने रिजल्ट हासिल कर लिया, पैसा लगाया, किसने पैसा लगाया। 25-30% इलेक्शन ये है, 20% इलेक्शन कैंडिडेट का है, 50% पार्टी को दे देते हैं। अब मैं आपको कहता हूं कि जी पार्टी बोर्ड 50% मैटर करता है, लेकिन अगर ये बाकी 50% का फैक्टर मिस हो जाएगा, ये कैंडिडेट मिस हो जाएगा, मतलब मैं कहता हूं जी फवाद चौधरी के हल्के में फवाद चौधरी इलेक्शन नहीं लड़ा और पीटीआई से वो एक नए बंदे को उम्मीदवार टिकट देते हैं, या और नवानी के हल्के से या किसी और, तो फ़र्क तो पड़ेगा ना, ये नहीं पड़ेगा? चौधरी साहब को फर्क पड़ेगा? चौधरी, फवाद चौधरी पड़ेगा।
आज़ाद हैसियत में अगर वो खड़े होते हैं, बिल्कुल पीटीआई का वोट कटेगा ना उनके साथ। नहीं पीटीआई वाला उसको हराएगा, मेरा ख्याल है नून निकाल लेगी, नून निकाल, क्योंकि फवाद चौधरी और पीटीआई डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड हो जाए। एक ही वोट बैंक है जिस पर फवाद चौधरी ने भी इलेक्शन लड़ना है, पीटीआई के वोटर ने भी इलेक्शन लड़ना है। फवाद तो खुद मानते हैं ना, वो कहते हैं कि जी हम अगर पीटीआई से हट के इलेक्शन लड़े, हम कोई हमारा कोई इलेक्शन ही नहीं है, हमारी कोई आजकल तो वो शनाख्त ही लड़ने नहीं के है। मूड में है ना। नहीं वो ये तो नहीं कह रहे मैंने पीटीआई छोड़ने के बाद इलेक्शन नहीं लड़ना। मूड अपनी जगह, लेकिन ये तमाम लोग ये तो तस्लीम करते हैं ना कि पीटीआई के बगैर हमारी कोई वो आइडेंटिटी 9 मई नहीं से पहले की बात, है। नहीं सर, अभी भी कमाल करते हैं, वो 9 मई से पहले की बात। अभी भी नहीं तो वो आईपीपी ज्वाइन ना आप करते। आईपीपी में उनकी दिलचस्पी तो देखें किस लेवल की। नहीं, ट्विटर पे दिलचस्पी है आजकल, वो कहीं और है, वो कहीं और है। नहीं किसी एक अभी तक टीवी स्क्रीन पे किसी प्रोग्राम में उस जमात को रिप्रेजेंट करते हुए देखा आपने फवाद चौधरी को? लेकिन अगर उनका आज का ट्वीट ही आप देख लें तो वो ये कह रही हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मतलब जरदारी और शरीफों के बगैर एक हुकूमत जो है वो चाहे मुशर्रफ का दौर हो चाहे कोई दौर हो, तो इसका मतलब वो एंटी पीएमएलएन और एंटी पीपीपी वोट बैंक पे आज भी सियासत करना चाहते हैं। वो तो आईपीपी भी करना चाहते हैं, वो तो आईपीपी भी करना चाहती है। हाँ। तो वो इलेक्शन तो लड़ेंगे। लेकिन आईपीपी में तो आप मेरी बात समझे, वो इलेक्शन अच्छा आपका ख्याल नोइंग योर कप्तान, आपका कप्तान मेरा तो है नहीं, आप उन्हें ऑन करते हैं, आपका कप्तान बिल्कुल बिल्कुल मेरा फवाद चौधरी को टिकट दे देगा अगर वो आ जाएगा, मुझे टिकट दे दें, पीटीआई का हाँ दे देंगे, दे देगा, दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। आप नहीं मानते, नहीं देंगे? वो उस दिन अदालत में असद उमर को हाथ नहीं मिला रहे। नहीं मैं तो कहता हूँ असद उमर की भी वापसी हो सकती है। और बोले क्योंकि मैं वजह बताता हूँ इसकी, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली इनसे सवाल किया गया 3-4 जगहों के ऊपर कि जी ये बताइए कि जो लोग आपको छोड़ के चले गए क्या आप उनको वापस लेंगे? खान साहब बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं इसके ऊपर, कहते हैं वो केस टू केस वेरी करेगा। अब केस टू केस का मतलब है कि खुल गया काम, कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां बंदा है जहां नहीं है, मतलब खुल गया ना, खोल दिया उन्होंने, ये ऑप्शन ही खोल दिया। उन्होंने कहा हाँ इससे भी मैंने डीप तो बात कहा कर रहे हैं। था। मेरा ये ख्याल है वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे सर्कमस्टांसेस का अंदाजा है कि किसने कितना प्रेशर सहा है, तो मैं उस हिसाब से फैसला करूंगा कि मुझे क्या करना है। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मसला नहीं है इस वक्त। तहरीक इंसाफ का ये बात दुरुस्त है कि उनके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी का वाला इशू नहीं रहा है। उनके यार बड़ा अच्छा कैंडिडेट लेंगे तो जीतेंगे, बिकॉज वो जो कैंडिडेट वाली 18 की बहस थी ना, वो आज के इलेक्शन वो में अब उनकी भी माइनस हो जमशेद चुकी है। दस्ती को ले रहे थे क्योंकि उस हल्के में उनके पास कैंडिडेट नहीं था। तो सर मैं वो अब भी शेख वकास अकरम को ले रहे थे क्योंकि उनके पास कैंडिडेट नहीं था। वो 2023 में लोग विनिंग कैंडिडेट्स को शामिल कर रहे थे 9 मई से पहले क्योंकि हल्के क्लियर नहीं थे। वो कैंडिडेट्स के मामले में मेरा ख्याल है इस वक्त जो जहां वो खड़े हैं, पीटीआई जहां खड़ी हुई है, वहां पे उनका कैंडिडेट्स वाला मसला जो है वो काफी इतना बड़ा मसला नहीं है। आप 2-3 शहरों के अलावा देख रहे हैं, जरा सर मेट्रोपॉलिटन से बाहर निकलेंगे तो कैंडिडेट आप रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं, आप रूरल मैं कह रहा हूं कि आप चले एक एग्जांपल रखता हूं, लाहौर की एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। अलीम खान साहब का हल्का, अब आईपीपी के सदर हैं, अयाज सादिक तो उनको हराते रहे हैं, लेकिन आज अगर वहां से पीटीआई के किसी बंदे को, अननोन बंदे को टिकट दे दिया जाए, वो अलीम खान को हरा लेगा? हरा ले, लाहौर है, वो पार्टी वोट पै जाएगा। अलीम खान इतना पैसा लगाने के बावजूद हार जाएगा, तो फिर पार्टी वोट पड़ जाएगा। तो मैंने कहा मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात ना करें। अच्छा चले, मैं आपको बताता हूँ, वहाँ नून अपना वोट बैंक निकाल गई तो मुकाबला नून और पीटीआई का है, अलीम खान का मुकाबला नहीं है। आईपीपी एग्जिस्ट नहीं करती? नहीं। आईपीपी कहाँ से उठ सकती है फिर? जो विनिंग हॉर्सेज है, मतलब नुमान लंगड़ियाल अपने हल्के से उठ सकता है, नवानी अपने हल्के से उठ सकता है, जो ट्रेडिशनल लोगों के अपने हल्के हैं जो माजी में भी आज़ाद जीतते रहे हैं, अब भी वो अगर आज़ाद निकाल लें या आईपीपी से निकालना, हल्का आज़ाद निकालना है। हाँ, आईपीपी तो मैटर नहीं करती, कैंडिडेट मैटर करता है। आशिकवान फिर हारेगी, फिर हारेगी। तो अंदाज़ी फिरदौस आशिकवान स्पेशल सीट्स थे आज। अच्छा चले फिर इस फॉर्मूले के तहत ये बता दीजिए आपके ख्याल में फिर जो मेट्रोपॉलिटन की आप बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ कितनी टिकट सीट्स निकाल सकती है लाहौर की ओवरऑल कौमी असेंबली की? 50 से ऊपर, 40-50 हो। ये फेयर है? ये फेयर रिप्रेजेंटेशन? देखिए मेरी बात सुने, इलेक्शन होता है ग्राउंड रियलिटीज और सर्कमस्टांसेस पे, विशेष पे तो नहीं होता। वो और जो ग्राउंड रियलिटी और सर्कमस्टांसेस हैं वो ये बताते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 40-50 सीटें निकालना, क्या ये एक फेयर रिजल्ट होगा? अगर पोलिंग डे देखा जाएगा तो फेयर होगा, और अगर प्री पोल रिगिंग देखी जाए, देखिए ये तो बात यह है कि अगर आपने इलेक्शन वाले दिन तो फेयर ही होगा। अगर आपने हालात ऐसे बना दिए कि वोटर नहीं आया। मुझे जिस चीज़ का एक होता है, मैं सिर्फ मेरे ज़हन में आदिल एक सवाल आता है कि 2018 के इलेक्शंस को जिस तरह भी हैंडल किया गया और प्री पोल किया गया, और उस वक्त सबने ये कहा कि ये क्या हो रहा है, ये किधर से फ़ोन आ रहे हैं, किधर लोगों को कहा जा रहा है इधर से उधर चले जाओ,
अगर यही सारी सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस करे या कर रहेगी तो उसके ऊपर कुछ बोला क्यों नहीं जा रहा? देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये एक राय ज़रूर है कि 18 के इलेक्शन के ऊपर जो लोग तनकीद कर रहे थे, जिस तरह तनकीद कर रहे थे, वो अब उस अंदाज में तनकीद नहीं कर रहे। ये बात दुरुस्त है, ये बात हो रही है, लेकिन ये भी तो देखना है कि आपकी सियासी जमातों ने इस मुल्क में कल्चर छोड़ा क्या है। मिसाल के तौर पर अगर कोई उसूली पोजीशन तहरीक इंसाफ ने इन मामलात के ऊपर ली होती तो शायद आज तहरीक इंसाफ को भी ये दिन ना देखने पड़ रहे होते। अच्छा। अब चूंकि आपने एक ऐसा कल्चर बना दिया है, मसलन आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप पावर में आने से पहले आपने सिर्फ और सिर्फ कहा कि पहले जी पीपी और नून जो है वो करप्ट हैं और इन्होंने तबाह कर दिया मुल्क। फिर आपने अदालतों में भी देखा, जहां फैसले मर्जी के आए आपने कहा ये वाली अदालत अच्छी है, जहां मर्जी के खिलाफ आए आपने कहा ये वाली बुरी है। फिर एस्टैब्लिशमेंट में जहां आपको सपोर्ट मिलती थी, फेवर मिलता था, आपने कहा यार ये वाली एस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छी है, वो वाली जो थी बहुत खराब थी, ये वाले जर्नल जो हैं बड़े प्रो जर्नल हैं और वो जो थे वो ये थे और फलाना थे और मैं तो इनको इस तरह देखता हूं। बिगड़ गए हालात तो आपने उधर भी बराबर कर दिया। मीडिया के अंदर भी आपने सिलेक्शन कर ली, ये वाला मीडिया अच्छा है, वो वाला मीडिया बुरा है। फिर हल्का सा मीडिया अगर कुछ कहे तो वो आप मीडिया के ऊपर भी। तो आपने तमाम इदारों को पाकिस्तान के रज के डिस्क्रेडिट किया है और जब आपने डिस्क्रेडिट कर दिया तो अब आप कहते हैं कि मुझे आइन कानून के मुताबिक फैसले भी चाहिए और मुझे सपोर्ट भी चाहिए, मुझे जो है वो हिमायत। देखिए, ह्यूमंस तो हैं ना, इंसान तो हैं। जिन सहाफ़ियों को किडनैप उस ज़माने में किया गया था और ये कहा जाता था यार ये कोई अगवा शगवा नहीं है, ये तो हुए तो मैंने अगले दिन बहाल भी सुबह निकलवा भी दिए, और आज जो है उसको संजीदगी से लिया जाता है। तो देखिए फिर डिवाइड तो क्रिएट हो गई ना सोसाइटी में। क्रेडिट गोज टू इमरान खान, जिन्होंने सोसाइटी में बहुत सक्सेसफुली ऐसी डिवाइड क्रिएट कर दी है। मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे ब्रेक पे जाना। उन्होंने एक ऐसी डिवाइड क्रिएट कर दी है कि खुद अब उनके लिए ये प्रॉब्लम बन गई है कि जब वो चाहते हैं कि उनको वो सपोर्ट मिले तो ना उनको मीडिया सच्चा मीडिया मिल रहा है, ना उनको अदालतें सच्ची मिल रही हैं और ना ही उनको एस्टैब्लिशमेंट। मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन मैं जाते जाते अपने दोनों पैनलिस्ट के सामने रखता हुए जा रहा हूं कि सिविल सोसाइटी हो, सहाफ़ी हो, क्या वो किसी के भी केस को उसके माजी के टेम्परेमेंट को देखते हुए जज कर सकता है कि चूंकि तूने माजी में सब कुछ किया था इसलिए आज हमसे इंसाफ की तवक्को ना रख? क्योंकि यहाँ पे बदला तो हो नहीं सकता। सहाफ़ी या तज्जियाकार या एंकर पर्सन्स बदला नहीं ले सकते, उसको तो वही बोलना है जब वो देखे कि एक ज्यादती हो रही है किसी सियासी जमात के साथ या सियासी रहनुमा के साथ, या ये इलेक्शन माजी की तरह इस बार भी ठीक नहीं हो रहा, तो क्या उसे बोलना चाहिए कि नहीं? अपने दोनों तज्जियाकारों के सामने ये बात रखूंगा। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम डिस्कशन कर रहे हैं निगरां हुकूमत का जो सेटअप बनना है, आखिर वो बनेगा किस तरह। अभी से बड़ी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और इसाक डार साहब के नाम के हवाले से आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर उनका नाम सामने आ रहा है तो इसमें वावेला करने वाली इतनी कौन सी बात है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब सबसे पहला सवाल उनसे करें। सोहरवर्दी साहब, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। जुबैर साहब, ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब हर कीमत पर अपना निगरान वज़ीर आज़म लगाना चाहते हैं और इस बात पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। उनका है कि निगरान वज़ीर आज़म हमारा होगा। तो देखें, इसमें मैं आपके अल्फाज थोड़े से ठीक कर दूं। हर कीमत पर अगर आप हटा दें तो राइट तो जाहिर सी बात है बनता उसी को है जो पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के दरमियान एक आपस में एग्री होगा कि मुंतखब केयर टेकर वजीर आजम कौन होगा, और यही सिलसिला चल रहा है। तो ये तो अभी तक वो स्टेज आई नहीं कि हर कीमत पर होना चाहिए, क्योंकि अभी तक किसी ने नाम रिजेक्ट ही नहीं किया, प्रपोज ही नहीं किया, तो रिजेक्ट क्यों होगा? तो अब वो वाली सिचुएशन आई नहीं है कि जिसको हम वो कहें कि जी अब जो जिस तरह से आपने डिफाइन किया। बट यस, मियां नवाज शरीफ की मर्जी होगी, उसमें शामिल होगी, और हमें उम्मीद है कि जी जाहिर है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज साहब हैं, वो हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। तो आपका प्रपोजल जो है वो डार साहब हैं और वो मियां साहब की तरफ से है? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये भी मैं आपको क्लैरिफाई, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, ऐसा कोई सिलसिला किसी लेवल पर भी डिस्कशन नहीं है। और डार साहब ने आज अपने इंटरव्यू में भी क्लैरिफाई कर दिया कि
ये सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ। ना मियां नवाज शरीफ ने कहा है, ना किसी और ने कहा है। कल मेरा ख्याल है कल ही ख्वाजा आसिफ ने 3 इंटरव्यूज दिए, मेरा ख्याल है ये इसलिए थे कि क्लैरिफाई करने के लिए कि जी डार साहब कि ये जो सिचुएशन है इस वक्त तो मफरूजे के बेसिस पर हम बात कर रहे हैं कि जी डार साहब का नाम आया है, और मे बी डार साहब ने रिस्पॉन्स जो किया था उसमें आउटराइट रिजेक्ट नहीं किया था पॉसिबिलिटी को। ये जरूर है कि डिस्कशन इसमें हो रही है कि पॉलिटिशियन क्यों नहीं हो सकता निगरान वजीर आजम, और एक पेक्यूलर सर्कमस्टांसेस है पाकिस्तान के मईशत के हवाले से। वो मैं सिर्फ वजाहत उसकी इस तरह से कर दूं कि अभी जो IMF का एग्रीमेंट है जो सब एग्री करते हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, उसकी 3 किस्तें आनी हैं। एक आ चुकी है, एक आएगी केयर टेकर के जमाने में। तो केयर टेकर के जमाने में किस्त उस वक्त आएगी जब वो जो भी हमारी कंडीशंस IMF ने इम्पोज की हैं अगर वो हम मीट करेंगे। मीट किसने करनी होगी? केयर टेकर सेटअप ने मीट करनी होगी। तो आपके ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट कंडीशन अगर वो नहीं करेंगे तो इस वजह से वो जो कंटिन्यूटी का एक फैक्टर है ना, दैट इज हाउ द डिबेट प्रोबब्ली स्टार्टेड। तो अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर डार साहब बन जाते हैं इंटरिम प्राइम मिनिस्टर और इलेक्शन होते हैं और मुस्लिम लीग नून जीत जाती है, तो क्या ऑप्टिक्स और क्या मैसेज होगा फिर? अच्छा, वैसे मतलब अल्लाह चाहेगा और अवाम की मर्जी होगी तो चांसेस तो अभी यही है ना कि मुस्लिम लीग नून ही जीतेगा। अच्छा, की वजह से तो नहीं जीतेगा। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कर क्या सकते मुझे तो समझ नहीं आती। लेकिन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नासिरुल मुल्क थे 2018 में। 2013 में मुझे याद भी नहीं है कि कौन साहब थे, बलूचिस्तान के शायद कोई पुराने पॉलिटिशियन थे। दोनों इलेक्शंस हाईली कंट्रोवर्शियल हुए ना। 2018 में हमने कहा ये सिलेक्टेड है, हमने नासिरुल मुल्क पर किसी ने नहीं उंगली उठाई। आज तक आप में से भी किसी ने जिक्र भी नहीं किया। देखे नासिरुल मुल्क अगर ना होते प्राइम मिनिस्टर तो शायद मुस्लिम लीग जीत जाती या पीपल्स पार्टी जीत जाती, किसी ने नहीं कहा। तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पर तो कोई उंगली उठाता ही। लेकिन नासिरुल मुल्क साहब तो एक जज थे ना, उनके रिटायर होने के बाद उनका निगरान वजीर आजम बनना और उसके बाद इलेक्शन होना, तो उन पर एतराज ना उठना मेक सेंस। लेकिन डार साहब इज वेरी क्लोज टू शरीफ फैमिली, उनके बाद इलेक्शन और आप लोग जीत जाएं तो आपके ख्याल में उस पर कोई एतराज नहीं उठेगा? एतराज इसलिए नहीं उठा था कि आपको भी पता है कि अगर हम पूरा वो इलेक्टोरल प्रोसेस देखें तो उसमें उनके पास है क्या करने के लिए, मतलब हाउ कैन ही इन्फ्लुएंस द इलेक्शन। सर, ये जो अमेंडमेंट आप करने जा रहे हैं इलेक्शन एक्ट में, उसी पर तो सारा एतराज उठ रहा है कि इसी वजह से अपना बंदा लगाना चाहते हैं, अपना खास बंदा लगाना चाहते हैं, और ये जो अमेंडमेंट है यही तो फैसला करेगी कि ये क्यों लगाना चाहते हैं। अच्छा, पहले मैं ये बता दूं, मेरी अपनी जो राय है और इस पर डिबेट होनी चाहिए। खैर, इट इज टू लेट फॉर दिस इलेक्शन। केयर टेकर होना ही नहीं चाहिए। क्यों है केयर टेकर? अभी मैंने कहा केयर टेकर के बावजूद इतना इतराज रहा है। 2013 में तो धरना दे दिया था, केयर टेकर की मौजूदगी में ही हुआ था ना। किस मुल्क में केयर टेकर होता है? और ये बड़ा सीरियस मामला है, मैं उसकी वजाहत भी कर दूं। इसलिए सीरियस मामला है, 3 महीने का पीरियड केयर टेकर के पास। उससे 2 महीने पहले कहते हैं कि जी आप डेवलपमेंट वर्क नहीं कर सकते, जो जानने वाली हुकूमत है। इलेक्शन के बाद तकरीबन 1 महीना लगता है नई हुकूमत को बनने के लिए। हम सब ये एग्री कर रहे हैं कि 4-5 महीने जो अवाम है वो बेचारे पिसते रहें क्योंकि बड़े फैसले ही ना हो और केयर टेकर नहीं। जुबैर साहब आपके ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये एक्चुअली दुरुस्त हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बट आई विश आपने ये सब कुछ 1 साल पहले 1.5 साल पहले सोच लिया होता तो शायद आज ये स्टेज ना आती। बट हैविंग सेड ऑल दिस, आप इस बात को किस तरह इग्नोर कर सकते हैं कि इसहाक डार साहब इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू नवाज शरीफ साहब? मतलब आपकी जमात के जो कायद हैं वो उनके साथ रिलेटेड है, समधी का रिलेशनशिप है। अब फॉर एग्जांपल आप इलेक्शन लड़ रहे हों और असद उमर साहब जो हैं वहाँ से केयर टेकर CM बन जाएं तो जाहिर बात है उंगलियां तो उठेंगी कि जनाब देखें इनका भाई जो है वो केयर टेकर CM है। वैसे मंसूर, कोई नहीं उंगली उठाएगा क्योंकि मेरी और असद की इंटीग्रिटी को सब जानते हैं। हम दोनों अपोजिंग एंड पर हैं। आपने जो एग्जांपल दिया है अभी भी, अच्छा वैसे जुबैर साहब चले आप आ ही गए हैं, अभी भी आप समझते हैं अपोजिंग एंड पे? अब तो बहुत कुछ बदल गया 9 मई के बाद, अब तो काफी चीजें तब्दील हो गई, अभी भी अपोजिंग एंड पे? 9 महीने के बाद तब्दीली ये आई है कि असद उमर की पोजीशन में थोड़ी सी तब्दीली आई है। मेरी पोजीशन में तो मैं तो वहीं खड़ा हुआ, लेकिन उनका झुकाव कोई मुस्लिम लीग की तरफ नहीं हो गया। तो डोंट मेक इट
लुक लाइक दैट कि जो शायद उनका झुकाव किसी तरफ है, और ये जितना मैं उनको जानता हूँ वो किसी और पार्टी। जुबैर साहब वो कह रहे हैं फार्मूला सिंपल है, अगर निगरान ने लंबा चलना है तो फिर प्राइम मिनिस्टर नून लीग कह रही है हमारा डाई हार्ड होगा, हमारा स्ट्रांग होगा, क्योंकि फिर अगर आपने लंबा निगरान चलाना है, अगर 60 दिन 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं फिर तो कोई भी हो जाए, लेकिन अगर आपने इसको लंबा लेके जाना है तो फिर तो डार साहब टाइप ही प्राइम मिनिस्टर होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तो बिल्कुल वो ऑप्शन डिस्कस ही नहीं किया कर रहा जो मफसूसों की बेसिस पर है। जहां तक ये ताल्लुक है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर हो या फाइनेंस मिनिस्टर हो, उस हद तक उसका अबूर होना चाहिए मईशत पर, और ख़ास तौर पर मल्टीलैटरल एजेंसीज, IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह की जो तरीक़ेकार है उससे बहुत उसको उस पर अबूर होना चाहिए। वो कोई फॉर्मर स्टेट बैंक गवर्नर भी हो सकता है या जो भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसकी जो कंटिन्यूटी है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, वो मीट करने का अहल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। आई हैव टू टेक अ ब्रेक। ओवर ब्रेक के बाद अभी तक हमने जो हुकूमती इत्तेहाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनके रहनुमाओं को तो हमने शामिल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके सीनियर रहनुमा और कानूनदान हामिद खान साहब एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे और इस निगरान सेटअप के हवाले से और जो कुछ कानून साजी हो रही है उस हवाले से उनकी राय भी जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम ब्रेक से पहले मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डिस्कस कर चुके हैं निगरान वज़ीर आज़म के नाम के हवाले से। इस वक्त हामिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, आईनी तौर पे तो देखा जाए तो जाहिर बात है ये प्रेरोगेटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर के दरमियान है, वो आपस में डिस्कस करते हैं। लेकिन इसके इसहाक डार साहब के नाम के हवाले से बहुत से एथिकल और मॉरल क्वेश्चंस हैं जो रेज हो रहे हैं। तो क्या अगर वाकई इसहाक डार साहब के नाम के ऊपर प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर मुत्तफिक हो जाते हैं तो फिर ये आईनी ही कहलाएगी ये तैनाती? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपकी नज़र में क्रिएट होती? मैं नहीं समझता कि ये आइन की रूह के मुताबिक होगी। वो ठीक आइन में लिखा हुआ है कि निगरान वजीर आजम या वजीर आला के लिए जो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन उस पर एग्री करे तो वो ही होना चाहिए। एक तो बात यह है कि इस वक्त नेशनल असेंबली में कोई हकीकी अपोजिशन नहीं है। वो अपोजिशन जिसको अपोजिशन कहा जाता है, सब दुनिया जानती है कि वो अपोजिशन नहीं है बल्कि पॉकेट अपोजिशन है, यानी हुकूमत की मर्जी की अपोजिशन है। लिहाजा जिस मकसद के लिए आइन में ये शिक है कि इन दोनों की मर्जी से होनी चाहिए, वो सूरत हाल इस वक्त हकीकतन कौमी असम्बली में नहीं मौजूद। लिहाजा जो एक तो पहली बात यह है कि निगरान वज़ीर आज़म की जो तकर्री है आजकल के हालात के मुताबिक जो नेशनल असेंबली में अपोजिशन के बगैर है, वो मैं समझता हूँ आइन से मुबर्रा होगी। बहरहाल अगर एक मिनट के लिए तसव्वुर भी कर लिया जाए कि वो निगरान हुकूमत को नॉमिनेट कर सकते हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो वाज़े तौर पर न्यूट्रल नजर आए, क्योंकि अगर कोई मौजूदा किसी वजीर को ले लिया या किसी ऐसे शख्स को ले लिया जो मौजूदा हुक्मरानों में से हो या तमाम पार्टियों में से हो वाज़े तौर पर, जिसका एक रिकॉर्ड हो कि वो वजीर रहा हो किसी खास सियासी जमात की तरफ से, ऐसे शख्स को निगरान वजीर आज़म बनाना जो है वो आइन की वाज़े खिलाफ वर्जी होगी। मैं खान साहब थोड़ा सा ज़रा पूछना चाहूँगा, ये जो तोशा खाना केस है ये जाहिर बात है एक ऐसा केस है इस वक्त ट्रायल कोर्ट के अंदर भी चल रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसके हवाले से अपीलें भी हैं। खान साहब अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पहुँच चुके हैं। कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे है इस सिलसिले में, जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इसकी हियरिंग करनी है। आप समझते हैं इनको खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से किसी किस्म का कोई कल रिलीफ मिल सकता है? देखिए, इस वक्त पूरी कोशिश हो रही है, इस वक्त मौजूदा हुकूमत और उसके पुष्ट बनाई जो है बज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट भी कर रही है, उसकी पूरी कोशिश ये है कि इमरान खान साहब को किसी न किसी तरह से डिस्क्वालीफाई कराया जाए ताकि वो जो है वो आने वाले इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें या अगले वाले इलेक्शन में कैंपेन ना कर सकें। ये तो वाज़ेह तौर पर मैं समझता हूँ बदनीयती पे मबनी है, क्योंकि किसी भी सियासी जमात को और किसी भी सियासी लीडर को इलेक्शन के करीब डिस्क्वालीफाई कराना
तो उसका मकसद तो ये है कि अपनी मर्जी के आप नताइज हासिल करना चाहते हैं, जो कि जमहूरियत की अमलदारी के खिलाफ है, जमहूरियत की रूह के खिलाफ है। लिहाजा जो कुछ भी इस वक्त हम देख रहे हैं हो रहा है, जो विक्टिमाइजेशन हो रही है, वो वाज़ेह तौर पर कानून और आइन के बरखिलाफ है। मैं खान साहब, एक तो है ज़ाहिर बात है हुकूमती जो इस वक्त कानूनी मशीनरी है उसकी कोशिश है या उनकी ख्वाहिश है, लेकिन आप प्रैक्टिकली वाकई समझते हैं कि खान साहब वाकई नाअहल हो सकते हैं तोशाखाना केस में इलेक्शन से पहले? देखिए, ये तो मैनेज करने वाली बात होगी ना कि किसी अदालत से ये मैनेज करें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो अगले जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उनकी कोई क्रेडिबिलिटी, कोई साख नहीं रह जाएगी। लिहाजा जब तक एक मेजर पार्टी जो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज्यादा जिसका लीडर जो है पाकिस्तान में सब लीडर्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उसको बाहर रखते हुए इलेक्शन करा के आप कोई सही रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। ना ही अवाम कबूल करेगी, ना ही इस किस्म की हुकूमत की कोई लेजिटिमेसी। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब आपका। नाज़रीन, हामिद खान साहब अपना तजिया पेश कर रहे थे। मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, सिचुएशन रूम के इस आखिरी घंटे से, आज के इस आखिरी घंटे की ट्रांसमिशन से अब हम आपसे खुदाफिज़ी चाहेंगे। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी और मुल्क के सियासी और कानूनी मामलों के हवाले से ज़हन में रखिएगा कि कल इमरान खान साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में बड़ा एक अहम तरीन दिन है, और अगर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से अगर उनको कोई रिलीफ मिल गया तो तोशाखाना केस में अगर कोई स्टे आ गया तो फिर तो ये रिलीफ होगा, लेकिन अगर कोई स्टे नहीं आया तो खान साहब के लिए मुश्किलात मज़ीद भी बढ़ सकती हैं। कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।